हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल एंड इस वीडियो में हम लोग मिक्स फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली में मिक्स फार्मिंग होती क्या है। तो देखो, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि हम लोग क्रॉप्स का कल्टीवेशन तो करते ही हैं। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर फार्मर है, वो एग्रीकल्चर तो करेगा ही, साथ ही में वो कुछ एनिमल्स को भी पालेगा। ओके, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, राइट। बट इसको इंडिया से बिल्कुल भी कनेक्ट करके मत देखना, क्योंकि ये जो मिक्स फार्मिंग आप लोगों की बुक में गिवन है, ये प्रैक्टिस की जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में वर्ल्ड की। ओके, तो इन इंडिया की मिक्स फार्मिंग में एंड इस मिक्स फार्मिंग में काफ़ी डिफरेंस होगा। ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। Mixed farming is a type of farming which involves both the growing of crops and the raising of livestock. क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाएगा एंड एनिमल्स को भी जो है रियर किया जाएगा। अब एक और डाउट आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, आप लोगों ने बचपन से लेके एक चीज़ के बारे में पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्स क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग को आप मिक्स फार्मिंग से कंफ्यूज करके बिल्कुल भी मत देखना। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि मान लो ये एक कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, इसमें हम लोग एक ही बार में दो तरीके की क्रॉप्स या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को उगाएंगे। लाइक हम लोग इसमें वीट के साथ जो है मस्टर्ड उगा सकते हैं, तो दो क्रॉप्स हम लोगों ने एक साथ उगाई। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। बट मिक्स फार्मिंग इज टोटली डिफरेंट। अब ये लोग एनिमल्स को साथ में रियर क्यों करते हैं, है ना। क्यों ये फार्मिंग के साथ एनिमल्स को रियर करें? क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज वाले लोग हैं एंड दे ऑलवेज वांट द मनी। हमेशा कैसे अपने इनकम सोर्सेज को डबल किया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है, ये लोग हमेशा इसी बारे में सोचते हैं। तो अब ये लोग अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए किस टाइप के एनिमल्स को रियर करेंगे एंड उनसे कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये लोग एनिमल्स रियर करेंगे लाइक कैटल, जिसमें आप लोगों की शीप सॉरी काउज एंड बफेलोज आती हैं। तो ये इनका क्या करेंगे, इनका जो दूध है उसको कुछ इस तरीके के पैकेट्स में पैक करेंगे, इनको मार्केट में सेल करेंगे एंड पैसा कमाएंगे। ये इन मिल्क प्रोडक्ट्स को जो वर्ल्ड मार्केट है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। फिर ये लोग पिग्स को रियर करेंगे, पिग्स को पालेंगे एंड उनको स्लॉटर करके जो उनका मीट होगा, जिसको कि हम लोग पोर्क बोलते हैं, उसको कुछ इस तरीके के पैकेट्स में पैक करेंगे, अगेन मार्केट में सेल करेंगे एंड पैसा कमाएंगे। अब आप लोगों को एक चीज़ के बारे में पता होगा कि जो पोर्क है वो उसको कंज्यूम करना, उसको खाना इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। बट ये ऐसा रूल सिर्फ इस्लाम में ही है एंड ये जो यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इनमें ये लोग आराम से पोक को खा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं मानी जाती है इनके रिलीजन में। सो दैट्स वाई पोक इज़ कंज्यूम्ड इन दीज कंट्रीज़। उसके बाद में ये लोग जो शीप है उसको रियर करेंगे एंड उससे ये लोग कैसे पैसा कमाएंगे, इसकी जो स्किन होती है, इसकी स्किन पे ये जो बाल हैं, इसको ये लोग उतारेंगे, इसको वूल में कन्वर्ट करेंगे एंड अगेन वर्ल्ड मार्केट में जो है उसको सेल करके पैसा कमाएंगे। एंड चौथी जो चीज़ आती है आपकी, वो है आप देख सकते हो पोल्ट्री। तो पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री में बेसिकली ऐसे बर्ड्स आते हैं जिनका कि हम लोग मीट भी मीट भी ले मतलब वो मीट के भी काम आएंगे एंड एग्स भी देंगे वो। तो ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे बर्ड्स कौन सी होती हैं, ऐसी बर्ड्स हैं आपकी लाइक हैन एंड टर्की। तो हैन आप लोग जानते हो, जो हैन के अंडे होते हैं, हम उनको भी मार्केट में सेल करके पैसा कमा सकते हैं। एंड जब ये मुर्गी किसी काम की ना रहे या फिर जो मुर्गा होगा, हम उनको स्लॉटर करके, उनको मार के जो इनका मीट होता है, जिसको हम लोग चिकन बोलते हैं, राइट, उसको हम लोग मार्केट में सेल करके पैसा कमा सकते हैं। सो what this was all about mixed farming and the animals which are reared in this kind of farming. Okay, इसके बाद में हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड के कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कि हम लोग मिक्स फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डेवलप्ड पार्ट्स जो होंगे वर्ल्ड के, वहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी। एंड अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि ये डेवलप्ड पार्ट्स हैं कौन से वर्ल्ड के। तो इसमें पहला आता है आप लोगों का नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, फिर आता है आप लोगों का ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स।
अब हम लोग इसको एक बार अच्छे से मैप में देख लेते हैं कि ये सारे रीजन्स कहाँ पे आते हैं। तो जो आप लोग का पहला रीजन था वो था नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, विच इज़ दिस रीजन। ऑल राइट, एंड इसमें कंट्रीज आती हैं आपकी लाइक फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स। सो यू ऑल नो दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड। दूसरा रीजन यहीं से ही समझ लेते हैं, वो है यूरेशिया। यूरेशिया, ये जो वर्ड है यूरेशिया, ये एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, यूरोप एंड एशिया। तो यूरेशिया वाले रीजन में आप लोगों के कुछ पार्ट्स यूरोप के आएंगे एंड कुछ पार्ट्स एशिया के आएंगे। ये वाला जो पार्ट है ये होगा यूरेशिया। तो यहाँ पर भी आप लोगों को मिक्स फार्मिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो पार्ट है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो आप लोग का अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट है, उसका भी नदर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, ये आप लोग देख सकते हो, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला तो वेस्टर्न होगा इधर की साइड वाला, एंड नदर्न भी है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। फिर उसके बाद में जो दिया हुआ है आप लोगों को, वो है टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर ये टेम्परेट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो वर्ल्ड के वो वाले रीजन्स होते हैं, आई थिंक जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में आते हैं, वो वाले जो रीजन्स होते हैं उनको हम लोग टेम्परेट लैटिट्यूड्स बोलते हैं। एंड सदर्न कॉन्टिनेंट्स, ये आप सभी लोग देख सकते हो कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है उनमें ये सारे रीजन्स आ रहे हैं। तो ये इसमें कुछ साउथ अमेरिका का ये वाला रीजन है जो प्रारीज वाले ग्रासलैंड्स हैं हमारे, एंड ये साउथ अफ्रीका में जो वेल्ड्स ग्रासलैंड्स हैं हमारे, वो वाला रीजन इसमें आ रहा है। अब ये फार्मिंग इन्हीं रीजन्स में क्यों प्रैक्टिस होती है ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। बस एक हिंट है कि कोई भी जो चीज़ होगी, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है अगर किसी भी रीजन में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, तो वो चीज़ इसीलिए पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि वहाँ की जोग्राफी वो चीज़ अलाउ कर रही है। ऑलराइट, सो अब हम लोग जो देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है सॉरी, फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज। मीन्स हम लोगों ने एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में भी देखा था कि जो उन लोगों के फार्म्स थे, जो प्लॉट साइज था वो बहुत ही बड़ा था। इवन हम लोग उसको किलोमीटर्स तक में मेज़र कर रहे थे कि 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर तक का एक फार्म, जहाँ तक नज़र घुमाओगे एक इंसान का खेत नज़र आएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना फार्म साइजेस बहुत बड़े हैं एंड ना फार्म साइजेस बहुत छोटे हैं, दे आर मॉडरेट इन साइज। दूसरी चीज़, ये मिक्स्ड फार्मिंग है, तो इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी वो ह्यूमन बींग्स खुद के कंजम्पशन के लिए भी उगाएंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी उगाएंगे, एंड जो ये एनिमल्स रियर करते हैं उनको खिलाने के लिए भी उगाएंगे। तो खुद को खाने के लिए ये लोग कौन कौन सी क्रॉप्स उगाएंगे? वीट, बार्ले, ओट्स, राय एंड मेज। तो एक और दिमाग में आप लोगों के सवाल आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि सिर्फ यही क्रॉप्स क्यों? क्रॉप्स तो और भी होती हैं, हम लोगों ने भी पढ़ी, राइस होती है एंड टी होती है, कॉफ़ी होती है, ये सब क्यों नहीं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर इन सारी क्रॉप्स का कल्टीवेशन, राइस वगैरह का कल्टीवेशन जोग्राफी अलाउ नहीं करती। राइस को बहुत गर्मी चाहिए एंड बहुत ही वाटर भी चाहिए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है राइस। एंड अभी हम लोगों ने जितने रीजन्स देखे जहाँ पे मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, वो सभी रीजन्स जो थे वो कोल्डर रीजन्स में लोकेटेड थे, वहाँ पर कोल्डर क्लाइमेट था। एंड कोल्ड क्लाइमेट के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप होती है वीट, सबसे ज़्यादा सूटेबल क्रॉप है वीट। तो इसीलिए दूसरी क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं हो रहा क्योंकि जोग्राफी उसको अलाउ नहीं कर रही है। एंड एनिमल्स के लिए हम लोग कौन सी क्रॉप्स उगा रहे हैं जो हम एनिमल्स को खिलाएंगे? तो जो क्रॉप्स एनिमल्स को खिलाई जाती हैं उनको हम फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। एंड ये फॉडर क्रॉप्स हैं आप लोगों की मेज़, ओट्स। ओके, तो मेज़ का क्या काम होता है? मेज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेज़ का क्या काम होता है एक्चुअली में एनिमल्स के लिए? तो मेज़ का हम लोग यूज़ करते हैं पिग्स को खिलाने के लिए, एंड ये जो आपकी कैटल है, काव वगैरह, इनको खिलाने के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत मोटे हो जाते हैं। एंड अगर ये बहुत मोटे हो जाते हैं तो आप लोग जानते हो कि ये इनकी स्लॉटरिंग करते हैं एंड जो इनका मीट होता है उसको मार्केट में सेल करते हैं। फैट होने के बाद इनके अंदर जो मीट का कंटेंट है
वो बढ़ जाता है एंड इनका जो प्रॉफिट है वो भी जो है अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा। सो इसीलिए ये लोग मेज़ का इस्तेमाल करते हैं। एंड कुछ और भी फॉडर क्रॉप्स होती हैं आपकी लाइक बरसीम वगैरह, तो वो भी ये सब लोग यूज़ करते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। क्यों? फार्म मशीनरी पे करोगे एंड जो बिल्डिंग है पूरी, जो पूरा सेटअप है उस पे करोगे। अब देखो फार्म मशीनरी ये काम जो है हाथ से बहुत ही कम करेंगे एंड मशीन से ज़्यादा करेंगे। लाइक प्लोइंग के लिए ये लोग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर ये फॉडर क्रॉप्स को भी हार्वेस्ट करेंगे, लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक फॉडर क्रॉप है, तो उसके लिए भी हार्वेस्टिंग मशीन्स होंगी। तो मशीन्स को ख़रीदने में ऑब्वियसली पैसा तो लगता ही है। एंड एक और चीज़ के ये इतने एनिमल्स को रियर भी कर रहे हैं, ठीक, ये कैटल को पाल रहे हैं, पिग को पाल रहे हैं, पोल्ट्री है इन लोगों के पास। तो इन सब जानवरों को ये लोग जहाँ पर रखेंगे, जो वो पूरा एक सेटअप होगा, उसे भी पूरा तैयार करने में पैसा तो लगेगा ही। सो दैट्स वाई इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्यूर्स। अब आप लोगों को पता है ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जो कि महंगे होते हैं अगेन। एंड ग्रीन मैन्योर का भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये ग्रीन मैन्योर क्या है? इसमें आप लोगों का जो ये लोग एनिमल्स रियर कर रहे हैं, कैटल वगैरह, उनका जो डंग है, गोबर है, वो प्लस जो कुछ आप लोगों का वेजिटेबल वेस्ट होता है, फ्रूट्स वेस्ट होता है, या फिर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होता है, वो सब जो है वो इंक्लूडेड होगा। उस सबको सड़ाया जाता है एंड देन फिर उसको जो है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, उसको इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फार्मर्स आर स्किल्ड, यानी कि इन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि कोई भी फार्मिंग करने लग जाएगा या फिर मजबूरी की वजह से कोई फार्मिंग करेगा। जी नहीं, यहाँ पे फार्मिंग सिर्फ वही लोग करते हैं जो फार्मिंग करना चाहते हैं एंड उन लोगों के पास रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक को मैनेज करना, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए एंड दे हैव दीज स्किल्स। So these farmers are skilled. So this was all about this topic. I hope कि मैंने अच्छे से इसको कवर कर लिया है. So thank you and have a great day.